चलिए जी स्टॉप राइटिंग। देखते हैं फर्स्ट 5 में आप लोगों ने कितना काम सही किया। फर्स्ट वन लिखा है फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है 64 ग्राम ऑफ मीथेन इज यूज्ड, मास ऑफ वाटर विल बी फॉर्म। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मीथेन इस वक्त इस इक्वेशन में 16 ग्राम्स मौजूद है, हमें बात समझ आती है। तो ये 1 मोल मौजूद है, इसका मतलब है मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या आया 16, और 16 से वाटर कितना प्रोड्यूस हो, 18 प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है 36। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन, तो 16 से 64 का मतलब है मैंने कितने टाइम्स बढ़ा दिया है, 4 टाइम्स। इसका मतलब है आप 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। क्या आंसर है, क्या है 144। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, मास कितने बच्चों का सही है ये आंसर, वेरी गुड। Mass of NaCl required to produce 14.2 gram chlorine gas. 14.2 gram chlorine gas. Okay. According to the following equation. मुझे NaCl का मास चाहिए, जबकि क्लोरीन यहाँ पर 14.2 है। 14.2 का मतलब है कि मैं अगर इसे 142 कंसीडर कर लूँ तो बात समझ में आती है, और अगर मैं 142 कंसीडर कर लूँ तो इसका मतलब है कि एक क्लोरीन के लिए 71 है, और 2 क्लोरीन के लिए कितना होगा 142। तो ये 0.2 मैंने स्किप कर दिया। बहुत आसान है। इसका मतलब है एक क्लोरीन के लिए आप सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास अगर देखना चाहते हैं तो इट विल बी 58.5। लेकिन यहाँ 58.5 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 2 है, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँ तो इट बिकम्स 25, और ये सब बताएंगे कुछ कि 58.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है। 100 क्या आएगा 70। चले मैंने लिखा। इसका मतलब है कि आपके पास एक क्लोरीन के लिए 170, तो इसका मतलब है 2 क्लोरीन के लिए कितना होना चाहिए, इसका मजीद डबल। और अगर 117 का मैं डबल करना लिख जाऊं तो उसका आंसर क्या आ रहा होगा, आवाज नहीं आई, 234। इसका मतलब है यहाँ 142 था और ये था 14.2, और यहाँ पर आपके पास कोई आंसर होना चाहिए इसके नियरेस्ट। 234 से मिलता जुलता आंसर क्या है 23 पॉइंट। क्या ये स्ट्रैटेजी सबको समझ आए, पहले बताओ आंसर कितने बच्चों ने निकाल दिया था 23 पॉइंट, नहीं ना, इसीलिए मैंने आपको कहा 2 क्लोरीन के लिए इसका मतलब है 1 क्लोरीन कितना होता है 71, तो 2 क्लोरीन कितना होता है 142। हमने 142 आपको नहीं दिया, हमने दिया 14.2। सही है। अब इक्वेशन में मैंने जब देखा ना तो इक्वेशन में देखा क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड में 1:2 का रेशो है। इसका मतलब है क्लोरीन अगर 71 होगा तो 58.2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 170। अब अगर 2 क्लोरीन के लिए निकालना है मुझे 142 वैल्यू कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है मैंने भी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और 14.2 के लिए कितना चाहिए 23.4। इस तरह से निकालते हैं, कोई बैठ कर पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं। सही है, हमारी assumption बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। Am I right? Okay, third. For the reaction, if 8 gram methane is used, volume of carbon dioxide formed at STP। मेरा ख्याल है इस पे तो पहुंच गए। 16 से कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, यानी अगर आप देखेंगे तो दोनों में 1:1 का रेशो। 16 से बन रहा है 22.4। एम आई राइट? सही है। तो अब मैंने 16 के बजाय आपसे क्या पूछ लिया 8, तो 16 से 8 तक आते आते मास क्या हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाँ। तो कितना आंसर आना चाहिए 11 पॉइंट। कितने बच्चों ने मार्क किया ये आंसर, 1। और कोई, नेक्स्ट वन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन if 5.4 gram aluminium is used, mass of HCl required will। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के टेक्निक पर होगा। सही है। अगर आपने वो टेक्निक अप्लाई नहीं की थी
तो चले जरा आपको मैं तकरीबन 75 सेकेंड्स देती हूँ। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं किया तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की टेक्निक पे रखकर सॉल्व करके बताएं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। चलो जरा वो फिर देखो, एल्यूमिनियम और HCl के लिए पूछा था। इसका मोल रेशियो क्या है यहाँ पर 2:6। आप लोगों की तो बहुत अच्छी आदत होती है, आप लोग फौरन हर चीज को सिंप्लीफाई करते हो 1:3। सही है, मैंने 2:6 को क्या कर दिया 1:3। मैंने कहा भाई कौन 2 से और कौन यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर। एल्यूमिनियम होता है 27, यानी 1 अगर 27 है और यहाँ पर HCl होता है, अगर मैं आपसे कहूँ 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। सही है, अब मुझे क्या कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना कर दूं, मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम डबल कर दूंगा। डबल कितना होगा अगर मैं आपसे कहूँगा, आप क्या कहेंगे 54। सही है, 54 है अगर, तो अब आप कहेंगे इसका भी डबल कर देते हैं। यहाँ पर दोबारा से क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और यहाँ क्या आ गया 36.5। नजर आ रहा है? सही है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 36.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें या 6 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। जरा इसको 6 से मल्टीप्लाई करके बताते हैं बस आंसर। क्विकली इतना तो कर सकता है। क्या आ रहा है 290। सही है, अब अगर मैं यही आ रहा है पक्की बात, मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए। दोबारा देखें, क्या आ रहा है 33। यही आ रहा है, पक्की बात है। चलो सही है, कह दिया आप लोगों ने, मैंने मान। अब जरा गौर से देखो, यहाँ 54 के बजाय क्या है मैंने 5.4, और यहाँ पर क्या है 336 आ रहा है। तो जरा बताओ इसके अंदर कहीं पर कोई नियरेस्ट वैल्यू नजर आ रही है 336 के अंदर? क्या आ रहा है 33.6। ऐसे क्या सही, मैंने दोनों तरीके आपको बता देने हैं। आप में से किसी ने 2:6 डायरेक्टली रखकर सॉल्व किया है, आंसर आ जाए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताने की जरूरत थी कि कहीं पर अगर इस तरह रेशो स्मॉलेस्ट से शॉर्टेस्ट में जा रही हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 33.6। चलो आप जरा नेक्स्ट वन 5-1, पहले बताओ 5-1 कितने बच्चों ने सॉल्व किया? सॉल्व किया है? किया है? बताओ कैसे सॉल्व किया? तुम्हारे भी इसमें आंसर बड़े अच्छे था। बोल रहे हैं। अच्छा,
बोलो क्या आ रहा है, तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो फिर बताओ इसका आंसर 33.6 है या 21.9 है? मैं तो आप लोग के आंसर में चलूंगी जो आप लोग कहें। क्या आ रहा है? 21.9, तो बस सही है बिल्कुल। उसके बाद आ जाए 120 grams of ethane is consumed, calculate the volume of carbon dioxide। मैंने कुछ भी नहीं किया, इथेन है ना, तो मैंने सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। क्या है वो? 24 प्लस 6 इक्वल्स टू 30, और मैंने 120 को डिवाइड कर दिया किससे? सही है। आंसर क्या आना चाहिए? 40 या 4? 4। इसका मतलब है C2H6 के कितने मोल्स आ रहे हैं? 4। अब जरा बोर्ड पे देखो, मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, आप कहेंगे नहीं बस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट। तो जरा बताओ दोनों के दरमियान मोल रेशियो क्या है? 2:4। इसका मतलब है मैं इसको शॉर्टेज भी कर सकती हूँ, 1:2। एम आई राइट? अब इसका मतलब है 4 मोल अगर आपके पास है, तो इसके कितने मोल्स होंगे जरा बताइए अगर जल्दी से, कितने होने चाहिए? अगर ये 1:2 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 8। और इस 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22 पॉइंट। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 22.4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 186.4 आ रहा है, तो 179.2 के 179.4 बिल्कुल सही। नियरेस्ट पे चले जाएंगे अगर कोई ऑप्शन ना है। सही। इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। मैंने फर्स्ट 5 की आपके साथ डिस्कस की है, ये बताने के लिए कि जब आप इसे घर पर बैठकर सॉल्व करें ना, तो टेक योर टाइम। जो ई कैट वाले हैं, यस दे कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, कोई मसला नहीं। लेकिन जो एमडी कैट वाले हैं, वो कैलकुलेटर वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस एक बात के लिए कि आपका आंसर वेरीफाई है या है नहीं। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं आंसर। सही है। यह आपका इस वीक का टास्क है। जितना हो सके खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं फिर समझना है तो उसको मार्क करके लाइएगा और नेक्स्ट वीक में मुझसे डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम कैलकुलेशन जब तक कर रहे थे मैंने आपको इस तरह के असाइनमेंट नहीं दिए थे, लेकिन अब क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं, तब आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल लास्ट भी होना चाहिए ताकि आप प्रीवियस काम ना भूलें। बहरहाल हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ गैसेस के बारे में पढ़ा था, कोई याद दिलाएगा हमने क्या पढ़ा था गैसेस के बारे में? याद लास्ट क्लास में हमने जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस से रिलेटेड बिहेवियर, सही है, कॉजेज ऑफ डेविएशन से रिलेटेड बात कर ली थी। वंडरवॉल इक्वेशन को मैंने आपसे कहा था कि बेटा वहां पर वंडरवॉल इक्वेशन को देखिएगा, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़िएगा, ग्राफ देखिएगा, जहां पर आपके पास ये सारी चीजें हैं। आपके पास एमटी कैट सिलेबस के अंदर बज़ाहिर तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन नजर नहीं आता, लेकिन ई कैट में है। लेकिन मसला ये है कि एमडी कैट के सिलेबस में हो ना हो, लेकिन अगर उन्होंने इस बार की तरह आखिर में जाके ये कह दिया कि सिंध बोर्ड की बुक को फॉलो कर लेंगे, तो फिर ये सारे टॉपिक्स वहां पर इंक्लूडेड नजर आते हैं। सही है। तो बराए मेहरबानी पढ़ना है हमें, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इसकी डिटेल में नहीं जाते, उस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसे देखते हैं। सही। और ये जो मैंने आपको अभी असाइनमेंट दिया है, ये असाइनमेंट हर हाल में नेक्स्ट वीक में डिस्कस होना चाहिए। सही है। चाहे आप उससे पहले क्लास में आके आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें, लेकिन जिससे जो सवाल करो वो जवाब जरूर देगा। डिफ्यूजन कोई बताएगा कभी अपनी लाइफ में आपने डिफ्यूजन होते हुए देखा गैसेस से रिलेटेड? तो आपका जवाब होना चाहिए मीन्स देखा नहीं है, फील जरूर किया है। एयर, इस रूम में मौजूद जो एयर है दैट इज द बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ द आपके पास व्हाट, दैट इज द बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। सही है। एयर स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे, ये सारे के सारे पेस्टिसाइड स्प्रे, ये सारे के सारे क्या है आपके पास एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, सही है, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा एक और बात, क्या कोई इफ्यूजन के बारे में बता सकते?
बैलून जैसे पॉप होता है तो टायर पंक्चर हो जाना, सही। बलून में से जो है वो एयर लीकेज होना, गैस सिलेंडर का लीकेज होना, यानी ये भी स्प्रेडिंग है, ये भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन बट थ्रू अ माइनर होल। सही है, लेकिन वो किसी माइनर होल के जरिए, इस वक्त थ्रू आउट एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस है डिफ्यूजन। लेकिन अगर इस रूम में कहीं पर कोई गैस सिलेंडर रखा हुआ है और उसमें से गैस लीक होगी तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन। ये माइनर से डिफरेंस है, जब हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इस वक्त आपको ध्यान देना है कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड द इफ्यूजन। फिर ये जो ग्राहम्स लॉ है वो हमें बताता है एक बात, और वो ये कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। कोई आपसे लाख कहे ना, यहाँ स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है, तो सही है, बात मान लें। इनवर्स रिलेशन है, हाँ, रेट ज्यादा तो डेंसिटी कम, लेकिन रेट ज्यादा से ज्यादा होगा अगर डेंसिटी कम से कम। गैस जितनी लाइटर होगी उतनी ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट का रीजन यही देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ मुझे 2 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं आएगी, वैल्यू हमेशा 2 से क्या आएगी, कम। तो इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा तो गैस की डेंसिटी क्या है, कम से कम। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इसका मतलब है कि मैं आपको किसी कांस्टेंट के बारे में बताऊंगी, और कांस्टेंट के बारे में बताने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे के लिखा। और के को बताने से पहले एक और बात बता दूं, ये लॉ तब एप्लीकेबल है जब वहां पर क्या होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ऐसा नहीं है तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आते हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, ऑक्सीजन गैस मौजूद है और उसका ये रेट है, बताओ ज्यादा है या कम? यू कैन नॉट आइडेंटिफाइड। इस क्लास में मैं एक स्टूडेंट को बैठा दूं और पढ़ाना शुरू करूं तो उसका लेवल क्या चल रहा है हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब तक दो ना, क्योंकि कंपेयर करने में आसानी होगी कौन ज्यादा और कौन कम। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, बहुत आसान सी बात है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए आपके पास दो गैसेस का होना जरूरी है, और दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, यानी जिसका रेट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट क्या होगा, कम। अच्छा, अब आपके लिए तो आपने लास्ट क्लास में मुझसे पढ़ा था पीएम अपॉन आरटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन से पहले ही हमने पढ़ लिया था। डेंसिटी ऑफ गैस को फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं था, तो अगर ये इतना आसान नहीं था तो हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, हमने इसका एक और फॉर्मूला निकाला, दैट इज R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट M2 अपॉन M1। खुदारा यहाँ पर 1 और 2 का मतलब इनिशियल और फाइनल नहीं, यहाँ 1 और 2 का मतलब है जो गैस पहले गिवन है दिस वन, और जो गैस बाद में गिवन है दैट इज। अब सवाल आता है कुछ इस तरह कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, सही है। अब आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, उसके ऑप्शन बने हुए होते हैं, आप लोग क्या क्या गलतियां कर जाते हैं वो याद रखनी है हमें। चले जरा देखते हैं हम क्या क्या गलतियां कर जाते हैं। यहाँ पहली गैस का क्या नाम लिखा है, हाइड्रोजन, और दूसरी गैस का क्या नाम लिखा है, ऑक्सीजन। सही है, मुझे इनके लिए रेट फाइंड आउट करना है ना, तो इसका मतलब है पहली गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है 2, और सेकेंड गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 32। इज इट क्लियर, क्या है 32। अब अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी RH2 अपॉन क्या आएगा, RO2 स्क्वायर रूट, आप जानते हैं 1 के सामने 1 नहीं आएगा, 1 के सामने कौन आएगा 2। सही है, इसका मतलब मैं मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे किसका रखूं, ऑक्सीजन, और यहाँ मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, हाइड्रोजन। सही है, अब आते हैं आगे।
ऑक्सीजन कितना था 32 और हाइड्रोजन कितना है 2 स्क्वायर रूट में मौजूद है, आपने कैंसिल किया, यहाँ आंसर क्या आया 16। 16 का स्क्वायर रूट हम सबको याद है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ वैल्यूज के लिए हमें याद होना चाहिए। किसी को याद है 16 का स्क्वायर रूट? बचपन से याद करता है। सही है, क्या है उसका आंसर 4। यहाँ आप क्या लिख रहे हैं जरा गौर से देखिए, RH2 अपॉन RO2, और यहाँ आपने क्या लिखा है 4, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है जहां पर न्यूमैरेटर लिखा हो, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। इसका मतलब मैं ये बात आपसे वर्डिंग्स में कह के बता सकती हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। एम आई राइट? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन 4 टाइम्स क्या है? ग्रेटर है किससे? हाइड्रोजन। क्या मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज 4 टाइम्स लेसर देन हाइड्रोजन। बहुत घुमाव फिरा होता है इसके अंदर अल्फाजों का, और आप उन्हीं अल्फाजों में घूम जाते हैं, कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आते। सिर्फ गैसेस के नाम दिए जाते हैं, फर्स्ट 20 गैसेस को सिलेक्ट किया जाता है, और आपको वहां पर मेजॉरिटी आप कहाँ फंसते हैं मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट 81 आ जाए तो स्क्वायर रूट 9 निकालना आसान है, सही है, या फिर 36 आ जाए तो स्क्वायर रूट आपके पास जो है वो 6 निकालना आसान है। लेकिन अब अगर किसी का आंसर आखिर में 8 आ रहा हो तो उसका स्क्वायर रूट जब तक आपको याद नहीं होगा आप आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ 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 तक आपको उसको क्या करना है, उसके स्क्वायर रूट्स को याद करना है। सही है, तो आपके पास इस तरह का कंपैरिजन है, यानी हाइड्रोजन क्या है 4 टाइम्स फास्टर, और ऑक्सीजन क्या है अगर मैं इसके लिए लिखूं तो दैट इज 4 टाइम्स स्लोअर। सर ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन पर हम बात करते हैं, और अक्सर ये लिखा हुआ कैसे नजर आता है अगर मैं आपके सामने लिखूं तो दैट विल बी 4:1। सही है, कैसे लिखा जाता है, दैट इज 4:1। सुनाई दे रहा है आप सबको? सही। यहां तक अगर आपको बात समझ आती है तो एक और कंडीशन भी पूछी जाती है कभी कभी। एक कंटेनर में आपके पास हीलियम है और मीथेन है, और आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन फास्ट होगा, तो इसमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन फास्ट होगा, पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं 4 और ये क्या है 16। तो हम वहां पर पढ़ चुके हैं, या अगर नहीं समझ आई बात तो वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, इफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेशन। इफ्यूजन कम से कम होगा अगर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब है इस कंटेनर में से पहले कौन सी गैस बाहर आ सकती है, सही, तो आप क्या कहेंगे जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा ज्यादा, और किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, हीलियम, और बाद में कौन आएगी, मीथेन। अगर यहाँ ऑक्सीजन भी होती है और उसके लिए 32, तो सबसे आखिर में यहाँ पर कौन सी गैस फ्यूज आउट होगी, ऑक्सीजन। इसका मतलब है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है ज्यादा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन डेफिनेटली क्या होना चाहिए कम। नो डाउन है।
अब बेटा इसके लिए 3 कंडीशन याद रखें, और वो 3 कंडीशन क्या है जरा उसे देखते हैं। फर्स्ट वन, अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है तो बहुत कम आया है आज तक एमडी कैट में, क्योंकि एक तो इसके अंदर कैलकुलेशन क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट है विदाउट कैलकुलेटर, बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। हाँ, अगर ये आसानी कर दें तो स्क्वायर रूट दे दें तो फिर उससे हेड मिल जाता है बच्चे को, और फिर वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन 3 सिचुएशंस हैं, जरा तीनों सिचुएशन के ना फॉर्मूलाज को जहन में रखते हुए बात कीजिए। सही है, क्योंकि कभी कभार आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन which one of the following situation can be considered for the given values। दो गैसेस है अगर आपके पास, तो ये बात याद रखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन का अपना एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। कितना वॉल्यूम ऑफ गैस कितने टाइम के अंदर क्या होगा डिफ्यूज, और उसको भी याद रखें। रेट वॉल्यूम के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वॉल्यूम ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्यूजन भी क्या होगा ज्यादा। लेकिन ये जो रेट है ना, ये टाइम के साथ क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर ये इनवर्सली है तो इसका मतलब है टाइम का रेट ज्यादा। सही है। अब आते हैं यहाँ पर, अगर आपसे दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्यूजन कंपेयर किया जाए तो R1 R2 की जगह हम उनका वॉल्यूम और टाइम कंसीडर कर सकते हैं। सही है। क्या कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, उनका टाइम। कभी कभार ऐसा कुछ भी नहीं आता और सिर्फ रेट आ जाता है कि ऑक्सीजन गैस का 1500 मिलीलीटर 15 सेकेंड्स में इफ्यूज हो रहा है। टाइम बता दिया, बताओ इसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा। तो हम इतने ब्लैंक हो जाते हैं कि ये आसान सा फॉर्मूला भूल जाते हैं। कौन सा आसान सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वैसे इसके ऊपर, वॉल्यूम अपॉन टाइम। सही है, कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, बहुत आसान है। सही है, और आपके सामने ही मैंने लिखा है, आपको नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर आपके पास इसका रेट क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप क्या कहेंगे, कितना रेट है 100, और इसका यूनिट क्या हो सकता है, मिलीलीटर पर सेकेंड। कभी कभी लीटर भी होता है और मिनट भी होता है। आपको ये नहीं देखना कि मिनट दिए गए हैं या सेकेंड दिए, आपको ये भी देखना होता है कि क्या दोनों गैसेस के लिए सेकेंड्स हैं या दोनों गैसेस के लिए मिनट्स हैं। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ उन यूनिट्स को सेम करके हम वैल्यू क्या करते हैं, प्लेस कर। सही है, सॉल्व नहीं करते। नंबर 2 क्या है, ये व्हेन टाइम ऑफ इफ्यूजन इज सेम। अगर आप गौर से देखें तो जो मेन पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया वहां पर वॉल्यूम भी है टाइम भी है, लेकिन मैंने क्या कहा, सल्फर डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन 32 है और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 64। लेकिन मैंने क्या कह दिया क्वेश्चन के अंदर, दोनों 30 सेकंड्स के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूज। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपसे कहूंगी होगा बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन हो। तो क्या है, टाइम ऑफ इफ्यूजन कैसे सेम होगा, अगर टाइम ऑफ इफ्यूजन सेम है इसका मतलब है उसका वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट। और अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो फॉर्मूला देख लें, V1 के सामने कौन है, M2, और V2 के सामने कौन है, M1। फिर अगर मैंने आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा तो ये बिल्कुल ऐसे वाले स्क्वायर रूट आ सकते हैं, जैसे कि 16 के लिए, 36 के लिए, 49 के लिए, या फिर 81 के लिए। सही, इस तरह के स्क्वायर रूट जो बच्चों को नॉर्मली याद हो। सही। आपके पास यहाँ फॉर्मूला देखें तो आप चाहे ग्राम्स लॉ के पहले फॉर्मूला को यूज कर रहे थे, R1/R2 M2/M1, आप सेकंड फॉर्मूला को यूज कर रहे थे, R1/R2 M2/M1, आप थर्ड फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं यहाँ पर V1/V2 M2/M1। सब में ऐसी ही सिचुएशन चल रही। लेकिन जब मैं सिचुएशन नंबर 3 पर गई ना, व्हेन वॉल्यूम से एक ही कंटेनर में से दो मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, सेम इफ्यूज। यहाँ मैं आपसे कह दूं 10 dm क्यूब कंटेनर मौजूद था, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 dm क्यूब, और उसमें से ऑक्सीजन भी 10 dm क्यूब। अब ऑक्सीजन क्या है 32 और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 44। आप कह रहे हैं कि दोनों का सेम वॉल्यूम क्या हो रहा है, इफ्यूज। इसका मतलब है वहां पर टाइम क्या होगा, डिफरेंट।
सबसे डिफरेंट फॉर्मूला ये है, और से देखेंगे अगर 1 के सामने कौन है 1 और 2 के सामने कौन है 2। चलिए इस फॉर्मूला को हमें भूलना नहीं है। 1 के सामने कौन है 1 और 2 के सामने कौन है 2। इसका मतलब चारों फॉर्मूलाज के अंदर तीनों फॉर्मूला सेम थे, लेकिन एक फॉर्मूला जहां पर वॉल्यूम सेम हो रहा था वहां पर 1 के सामने 2 और 2 के सामने 1 नहीं था। मैंने इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकती हूँ, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। मैं आपसे कहूँ आगे क्या लिखना चाहिए तो आप कहेंगे N2 अपॉन N। इज दिस क्लियर? चलिए मैं इस फॉर्मूला को एक और पैटर्न से भी लिख सकती हूँ अगर आप लोग कहें, क्योंकि हर तरह की बात आ सकती है ना। तो अब हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चला हो, तो आप कहेंगे मिस V2 अपॉन V1 कर दें और यहाँ पर क्या करें M1 अपॉन M। इज दिस क्लियर? तो ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला गलत हो गया, हमने तो लॉजिकली सही रखा है। 2 के सामने 1 है और 1 के सामने क्या है 2 है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि पहले 1 को ही लिखा जाए और फिर 2 को लिखा जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्राइटेरिया क्या रहे सही। तो ये है आपके पास ग्राहम्स लॉ की वो टेक्निकल बातें। अगर आपसे कभी ग्राहम्स लॉ की एप्लीकेशन पे बात हो ना, पॉइजनस गैसेस एनवायरमेंटली या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जितनी भी न्यू पॉइजनस गैसेस क्रिएट हो रही हैं बन रही हैं, सही है, CFCs के बारे में जो बात होती है, HFCs के बारे में जो बात होती है कि हमने ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है, या हम ये कहते हैं कि व्हीकल फ्यूल जब बर्न होता है तो आपके पास वहां पर क्या काम हो रहा है सही, तो उससे भी कुछ गैसेस क्या होती हैं फ्यूज आउट होती हैं, उनके बारे में हम कैसे मालूम करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सही है, यहाँ तक हमारी बात समझ आती है। उसके बाद है आपके पास क्या डाल्टन्स लॉ। पहले बताओ क्या कॉपी कर लिया है? मैं 2 मिनट दूंगी, उसके बाद मैं आपको कॉपी करना बंद कर दूंगी और फिर मैं अपने टॉपिक पे बात करूंगी ताकि हमें टाइम। चलें जी, आज की क्लास की एक आखिरी बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर। गैसेस की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटे? गैसेस की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी? जैसे लिक्विड की यूनिक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, गैसेस की कौन सी होती है? जिससे हम उसे कंट्रोल कर सकते, फिल कर सकते हैं। प्रेशर। गैसेस की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? प्रेशर। सही है। शायद आप लोग बेसिक पॉइंट्स भूल गए, लेकिन भूलना चाहिए था नहीं, क्योंकि गैसेस को आप किसी भी तरीके से नहीं मेजर कर सकते, और आप गैसेस को कहीं पर फिल करते हैं या कंट्रोल करते हैं तो किससे कंट्रोल करते हैं? प्रेशर से। तो गैसेस की यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रेशर। सही, लेकिन हर गैस का अपना एक प्रेशर है, चाहे वो आपके पास इंडिविजुअल हो
और मिक्सर फॉर्म में। हर गैस का जो प्रेशर है ना वो क्या कहलाता है आपके पास, पार्शियल प्रेशर। यानी इंडिविजुअली उसे रखा जाए या मिक्सचर ऑफ गैसेस में रखा जाए, आपके पास जो एक गैस का प्रेशर होगा उसे आप क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। ये जो डाल्टन्स लॉ है ये मुझे एक बड़ी आसान सी और बड़ी ही अच्छी बात बताता है, ए बी और सी, गैस ए, गैस बी और गैस सी। कहता है पहली बात तो ये कि अगर आप ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना तो ये गैसेस होनी चाहिए क्या, इनर्ट गैसेस। अदरवाइज अगर ये रिएक्ट कर गई तो फिर इसके ऊपर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्ट कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि हम रिएक्शन होते हुए तो नहीं देख रहे हैं, है ना, हमारी आंखों के सामने तो नहीं है, हमें तो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बात याद रखें, जब भी आपसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात की जाती है तो मैं आपको इनर्ट की एक निशानी बताऊंगी, वहां पर इनमें से कोई एक गैस जरूर मौजूद है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन ना खुद रिएक्ट करते हैं ना दूसरों को रिएक्ट करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। मैं आपसे कहूँ यहाँ पर ए की जगह मौजूद है हीलियम, बी की जगह मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड और सी की जगह मौजूद है ऑक्सीजन गैस। मैं आपसे कहूँ क्या इस कंटेनर के लिए मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर सकती हूँ, तो आप कहेंगे यस, हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने एक कंटेनर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रखा और मैं आपसे कहूँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में अप्लाई कर लूं, इम्पॉसिबल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मजीद रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकती है। सही है, रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। मैं आपसे कहूँ क्या यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो तो आप कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाए। तो डाल्टन्स लॉ की पहली शर्त क्या है, गैसेस आपस में क्या होनी चाहिए, इनर्ट। सही है, यानी नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, वो आपस में रिएक्ट ना करें। और हमें कैसे पता चलेगा कि उसने रिएक्ट नहीं किया, निशानी है वहां पर ग्रुप 8 की कोई गैस क्या होगी, मौजूद हो। फिर आते हैं आगे, क्या है ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कहता है यहाँ पे हीलियम ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का अपना प्रेशर होगा। अगर आप इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आप सबके पार्शियल प्रेशर को आपस में क्या कर दें, ऐड। आपको इस टोटल कंटेनर का क्या पता चल जाएगा, प्रेशर। लेकिन कंडीशन के लिए ये याद रखना है कि क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर। सही है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर। आप ये नहीं करें कि थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट में कभी आपने 25 कर दिया, कभी 50 कर दिया, कभी 40 कर दिया, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है, इसका जो आपके पास निकलता है स्टेटमेंट को ये कि इन मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, ये क्या कहा मैंने, इन मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस द टोटल प्रेशर इज partial pressure of each gas, partial pressure of each gas। अगर मैंने ये लिखा तो बताओ मैंने क्या गलती की। Is this a statement of the Dalton's law of partial pressure? अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखकर आपको दिया और वहां पे कभी ऐसे आ जाए which one of the following statement is incorrect or correct, तो बताओ इस स्टेटमेंट में क्या गलत, sum of। In mixture of non-reactive gases, the partial pressure या total pressure is the sum of, फॉर्मूला पहले इसीलिए बताया था कि आप लोग मेरी इस बात का जवाब दे सकें। सही है, तो आप देख लें टोटल प्रेशर तब निकालेंगे जब आप हर एक के पार्शियल प्रेशर को आपस में क्या करेंगे, ऐड। तो इसका मतलब है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। लेकिन उसकी सबसे इंफॉर्मेटिव कंडीशन क्या है, मिक्सर कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। पहली बात सबको सुनाई देती है, मिक्सर कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। सही है, यहाँ तक रखते हैं हम आज की बात, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो आपका जो भी असाइनमेंट है उसे कंप्लीट करके बैठिएगा और रीडिंग कंटिन्यू रखिएगा। अगर वीकली अनाउंस हुआ
जो कि इंशाल्लाह होगा। तो मैं उसके अंदर स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही करूंगी, सही है। और स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऐसी है, पहले बता,